सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। दिलीप कुमार ने की थी नेहरू से मुलाकात, तब जाकर रिलीज हो सकी फिल्म गंगा जमुना। जाने पूरा किस्सा। कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता। फिल्म में अश्लीलता और हिंसा का हवाला देते हुए सेंसर बोर्ड ने 250 सीन कट करने की सिफारिश कर दी, जिसके बाद दिलीप कुमार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको दिलीप साहब के पॉलिटिकल कनेक्शन, पावर और पॉपुलैरिटी की एक झलक देने वाले हैं। अरे काम बदल जाते हैं, लोगों के नाम बदल जाते हैं। जब नेहरू ने अपने ही सूचना और प्रसारण मंत्री को दिलीप साहब के कहने पे हटा दिया था। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आलोक राजपूत, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार दिलीप कुमार की बतौर प्रोड्यूसर गंगा जमुना पहली फिल्म थी। इस फिल्म की रिलीज में उन्हें इतने पापड़ बेलने पड़े थे कि उन्होंने दोबारा फिल्म बनाने से ही तौबा कर ली। फिल्म में अश्लीलता और हिंसा का हवाला देते हुए सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म के 250 सीन कट लगाने की सिफारिश कर दी, जिसके बाद दिलीप कुमार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात कर मदद मांगी। तब जाकर दिलीप कुमार की ये फिल्म रिलीज हो सकी। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त सूचना और प्रसारण मंत्री वीवी केसरकर थे। उनके अंतर्गत काम करने वाले सेंसर बोर्ड को जब गंगा जमुना फिल्म दिखाई गई तो उन्होंने 250 सीन कट करने की सिफारिश कर दी। सेंसर बोर्ड का कहना था कि फिल्म में जरूरत से ज्यादा अश्लीलता और हिंसा दिखाई गई है। बाप का नाम नहीं लो बाबूजी कह दे तू। अच्छा दिलीप कुमार की लाख कोशिश के बाद भी सेंसर बोर्ड अपने फैसले पर अड़ा रहा। इसके बाद दिलीप कुमार के लिए संकट मोचक बनकर आई इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी ने दिलीप कुमार की नेहरू के साथ 15 मिनट की मीटिंग फिक्स करवा दी। इस दौरान दिलीप कुमार ने प्रधानमंत्री को अपनी सभी परेशानियां बताईं और सेंसर बोर्ड के कामकाज को लेकर भी सवाल उठा दिए। दिलीप कुमार ने यह भी कहा कि सेंसर बोर्ड ने तानाशाहों की तरह उनके साथ व्यवहार किया है और उनकी तरफ से दिए गए किसी भी तर्क को नहीं सुना। प्रधानमंत्री ने दिलीप कुमार की तरफ से उठाए गए इन सवालों को ध्यान से सुना और जो मीटिंग महज 15 मिनट के लिए फिक्स की गई थी वो 1 घंटे से ज़्यादा चली। इसके बाद नेहरू ने तुरंत गंगा जमुना फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दे दी और उसके साथ ही एक ऐसा फैसला भी लिया जिसकी उम्मीद दिलीप साहब तो क्या इंदिरा गांधी को भी नहीं थी। ये बात है साल 1960 की, जब दिलीप कुमार ने एक फिल्म बनाई। उसका नाम था गंगा जमुना। इस फिल्म में दिलीप साहब हीरो थे और हीरोइन थी उस जमाने की जानी मानी अभिनेत्री वैजंती माला। फिल्म का निर्देशन नितिन बोस ने किया था। इस फिल्म में संगीत दिया था नौशाद ने। याद करिए शकील बदायूनी के लिखे वो गीत जिन्हें लता मंगेशकर ने अपनी आवाज में गाया था। ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना मेरे कान का बाला। ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला। या फिर दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे।
इस फिल्म में शकील बदायूनी ने एक और जबरदस्त गीत लिखा था जिसे आज भी 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन अक्सर सुना जाता है। वो गीत है हेमंत कुमार की आवाज में, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा। दिलीप कुमार ने फिल्म गंगा जमुना का निर्माण पूरे मन से किया और उन्हें उम्मीद थी कि सिनेमाघरों में दर्शकों को ये फिल्म बेहद पसंद आएगी, लेकिन दिलीप साहब की उम्मीद उस समय धरी की धरी रह गई जब सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास करने से ही इनकार कर दिया। दिलीप कुमार ने सेंसर बोर्ड के इतने चक्कर लगाए कि उनके जूते घिस गए, लेकिन सेंसर बोर्ड ने उनकी एक न सुनी। छोटी सी उम्र में लग गया रो, कहते हैं लो मैं मर। दरअसल जब आप 60 के दशक में झांकेंगे तो उस जमाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में सबसे अड़ियल मंत्री थे सूचना और प्रसारण विभाग के मंत्री। नाम था बालकृष्ण विश्वनाथ केसरकर यानी बीवी केसरकर, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण बीवी केसरकर, जो साल 1952 से 1962 के बीच नेहरू सरकार में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री रहे। केसरकर को लगता था कि भारतीय संगीत अंग्रेजों और मुसलमानों का गुलाम हो चुका है, तो उसे आज़ादी दिलाने के लिए मंत्री केसरकर सुबह शाम भजन सुना करते थे। उन्होंने तय किया था कि वो पूरे देश को शास्त्रीय संगीत और भजन सुनाएंगे। भूपति राघव राजा राम पतित। मंत्री बीवी केसरकर ने आदेश दिया कि रेडियो पर हिंदी फिल्म संगीत, क्रिकेट कमेंट्री और गिटार, हारमोनियम, तबले जैसे वाद्य यंत्रों पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया जाए। सेंसर बोर्ड को हिदायत दी गई कि केवल भक्ति फिल्मों को बिना किसी काट छांट के पास किया जाए। बाकी जैसे ही शकील बदायूनी या उन जैसे का लिखा कोई भी गीत फिल्मों में आए तो फिल्मों में इतने कट लगा दें कि फिल्म का मूल तत्व ही मर जाए। सूचना मंत्री केसरकर के आदेश अनुसार सेंसर बोर्ड ने दिलीप साहब की फिल्म गंगा जमुना पर हिंसा और अश्लीलता का आरोप लगाते हुए 250 जगह अपनी कैंची मार दी। दिलीप कुमार हक्के बक्के होकर देखते रह गए। ये बहुत बड़े आदमी है साहब, हम चोर हैं, हम चोरी किया है साहब, हम दंगा फसाद किया है साहब, बराबर हम दंगा फसाद किया है। आप लोग हमरे भगवान हो साहब, आपका जो मन में आए हमको सजाते हो। दिलीप कुमार को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वो बहुत परेशान थे। तभी एक दिन सदाबहार अभिनेता देवानंद साहब से उनकी मुलाकात हो गई। देवानंद ने फिल्म गंगा जमुना के बारे में पूछा तो दिलीप कुमार ने अपना हाल सुनाया। देव साहब ने तुरंत सलाह दी कि सीधे दिल्ली जाओ और पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात करो और उनको जाके सारा किस्सा बताओ। दिलीप साहब ने कहा कि पंडित जी के पास मेरे लिए इतना समय होगा कि मैं अपनी बात उनसे कह सकूं। देवानंद ने कहा एकदम होगा, मिलो तो जाकर एक बार, अगर ना मिले तो वापस आ जाना, वैसे भी तुम्हारे पास रास्ता भी क्या है। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले। देवानंद साहब की बात मानकर दिलीप कुमार सीधे दिल्ली पहुंचे। पहले इंदिरा गांधी से मुलाकात की और उन्हें पूरी बात समझाते हुए प्रधानमंत्री नेहरू से मिलवाने की गुजारिश कर दी। इंदिरा जी ने वादा किया कि वो 15 मिनट का समय मांगकर नेहरू जी से दिलीप कुमार की मुलाकात जरूर कराएंगी। अगले दिन दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में मेज के इस पार दिलीप कुमार और मेज के उस पार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेहरू जी भी दिलीप कुमार के अभिनय के बड़े मुरीद थे। पूछा कि कैसे आना हुआ दिलीप साहब। दिलीप कुमार ने फिल्म गंगा जमुना को लेकर सेंसर बोर्ड के व्यवहार की तल्ख शिकायत नेहरू जी से की। नेहरू जी ने दिलीप कुमार की पूरी बात सुनी और तुरंत बिना किसी काट छांट के फिल्म गंगा जमुना को रिलीज करने का आदेश सुना दिया। यही नहीं, दिलीप कुमार की शिकायत का असर रहा कि साल 1962 में फिल्म गंगा जमुना वन पीस में सिनेमा घरों में पहुंची और साल 1962 में बीवी केसरकर सूचना मंत्रालय से सीधे अपने घर पुणे पहुंच गए। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिलीप कुमार की बातों को इतनी गंभीरता से लिया कि अपने सूचना प्रसारण मंत्री की छुट्टी ही कर डाली। आज की रात मेरे
दिल की सलामी ले ले। ये था दिलीप कुमार का जलवा। वैसे दिलीप कुमार भी जवाहरलाल नेहरू का बहुत सम्मान किया करते थे। दिलीप कुमार अक्सर कहा करते थे कि वो अपनी जिंदगी में दो लोगों से सर्वाधिक प्रभावित रहे। पहले तो उनके पिता मोहम्मद सरवर खान थे, जिन्हें वो सम्मान के साथ आगाजी कहा करते थे, और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दिलीप कुमार अपने पिता और नेहरू को अपना नायक और अपना आदर्श मानते थे। साल 1962 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नेहरू ने दिलीप कुमार को मुंबई से चुनाव लड़ रहे बीके कृष्ण मेनन के पक्ष में प्रचार करने के लिए कहा, जिसे दिलीप कुमार ने नेहरू का आदेश माना और कृष्ण मेनन के पक्ष में जमकर प्रचार किया, जिसकी वजह से बीके कृष्ण मेनन ने जेबी कृपलानी को उस चुनाव में हरा दिया था। दिलीप कुमार हिंदी सिनेमा के अजीमो शान बादशाह थे। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का। रू पहले पर्दे पर उनकी अदाकारी देखकर तो कई मर्तबा लीजेंड शब्द भी छोटा लगता था। दिलीप कुमार एक्टिंग के मुकम्मल इंस्टीट्यूट थे। जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न। इंतकाल के दशकों पहले उन्होंने अदाकारी को घर के किसी ताखे पर सहज कर रख दिया था, लेकिन उनकी फिल्मों की खुशबू आज भी रजनीगंधा की तरह बिखरी हुई है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। अब बात करते हैं उस दौर में जब दिलीप कुमार का कोई वजूद नहीं था। अविभाजित भारत के पेशावर शहर में एक पठान की गोद में यूसुफ खान ने 11 दिसंबर 1922 को अपनी आंखें खोली। यूसुफ खान के अब्बा मोहम्मद सरवरकर खान फलों का व्यापार किया करते थे। यूसुफ खान के जन्म के बाद बंबई में क्रॉफर्ड मार्केट में आकर बिजनेस जमाने लगे। वैसे पेशावर शहर की तासीर भी बड़ी गजब की रही है साहब। केवल दिलीप साहब ही नहीं बल्कि पूरा कपूर खानदान भी उसी शहर की देन है। दीवान बसेसर नाथ के परिवार में जन्मे पृथ्वीराज कपूर और उनके बेटे राज कपूर ने हिंदी सिनेमा की बन रही इमारत में नींव की ईंट का काम किया था, ठीक दिलीप कुमार की तरह। दिल दिया है जा भी देंगे ऐ सनम तेरे। तो दोस्तों, दिलीप साहब की जिंदगी का ये सबसे अहम किस्सा कैसा लगा आपको, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। हम आपके लिए इसी तरीके की कहानियाँ और किस्से लाते रहेंगे। तो अब मुझे यानी अपने दोस्त और होस्ट आलोक राजपूत को दीजिए इजाज़त, और हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। धन्यवाद।